राजीव जी, धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये चुनाव के पहले का बजट है, जिसमें आमतौर पे ये माना जाता है कि जब चुनाव में कोई भी सरकार जा रही होती है तो आम जनता को प्रभावित करने की कोशिश करती है। मैं इस बजट को इस रूप में देख रहा हूं क्योंकि बजट के पूर्व जो तैयारियां थी पिछले 5-6 महीने से, और वो जो टीम थी जिसमें टीवी सोमनाथन जी, निर्मला सीतारमण जी के साथ अजय सेठ जी, तुहिन कांत पांडे, विवेक जोशी और वी अनंत नागेश्वर। देखिए, ये देश के वो ब्यूरोक्रेट्स में से हैं जो लगातार मोदी सरकार की गुणगान में, इसमें से कई होम मिनिस्ट्री के अंदर रहे हैं, कई पीओए के अंदर रहे हैं, कई अफेयर्स के अंदर रहे हैं। तो है क्या दिक्कत? ये है कि देश के अंदर लगातार जो अवमूल्यन हो रहा है, उस अवमूल्यन में इन ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, और सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट को हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और देशीय दबाव के अंदर पेश हुआ बजट है, जो पूरी तरीके से आम जनता में 82 से 87% की जो जनता है, उसके विपरीत ये बजट है। किसी दौर में मनमोहन सिंह जी का जब बजट आया था और उन्होंने कहा था कि आम आदमी की जो आय है वो 48,000 रुपए हो गई है, तो इसी बीजेपी ने उसका विरोध किया था, और आज वो कह 1.97 लाख प्रति व्यक्ति आय हो गई। जी। मैं यहाँ मूल जो प्रश्न है, उन मूल प्रश्न को लाना चाहता हूं। इस देश के अंदर 82 से लेके और 90-92% ये फ्लक्चुएट होता है। इसलिए फ्लक्चुएट होता है क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों के बीच में इस देश के अंदर 80 करोड़ का है जो एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया गया है, जिसको कभी भी वित्तीय आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता। ये मुख्य चीज है कि हम जब उसको बाहर कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो इवेल्युएशन के लिए है वो बहुत कम हिस्सा बचता है, जिसको हम इवेल्युएट करते हैं। जिसको बजट पेश करने के एक दिन पहले सीतारमण जी ने एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसको हम कहते थे, जिन्होंने उसको सर्वेक्षण कहा, उसके जरिए उन्होंने इस बात को रखा। यहां मुख्य क्या है? इस देश के अंदर जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो हमारे कृषि क्षेत्र से जाता है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जाता है। दूसरा, 97% जो हमारे असंगठित मजदूरों के क्षेत्र से जाता है। दूसरा, जो पूरा वाइफरकेट है, जिसको कहीं हम लेबर में इंक्लूड नहीं करते हैं, जो उससे जाता है। ये देश जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको मोदी जी कहते हैं कि अमृत काल में पहुंच गया, ये विश्व काल कोरोना के 2 हिस्सों में और नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद के सर्वाइवल की उसके फेज में गया हुआ वो हिस्सा है जो तकरीबन आपके 85 से 90% पहुंचता है। ये जो देश को योगदान करता है, ये देश उसके भरोसे चल रहा है। मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि 52 से 56% जो यहाँ का यूथ, जो यहाँ का युवा है, जो इस देश के अंदर योगदान कर सकता है, इस बजट में उसके लिए कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी चीज, जिस बात को हम कह रहे हैं कि 5 लाख से 7 लाख कर दिया, डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा बड़ा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, को जीएसटी वगैरह के जरिए आम आदमी पे माचिस से लेकर नमक तक पे लाया गया है। डायरेक्ट टैक्स 9 से 11% का है। अभी इसके अंदर जो लाभ स्थिति है, जो लोग लाभान्वित होंगे वो 2% होंगे, जो दर लाभान्वित होंगे। ऐसी स्थिति में
मैं 2022 के चुनाव की बात करूं जो जिसके अंदर यूपी के अंदर, तो अगर आप देखते हैं तो लगातार अभी भी 9 राज्यों के चुनाव हैं। ये पूरा एक ऐसा फलसफा दिया गया है जिस फलसफे के अंदर अभी हमारे दो पूर्व वक्ताओं ने कहा, लेकिन उन्होंने जिस बात को एम्फेसिस किया है वो कहा है कि पर्यटन पे वो 58 पॉइंट सम परसेंट बढ़ा रहे हैं। कौन सा पर्यटन? पर्यटन इस देश में 1857 की मुक्त संघ से लेके 1947 तक जो रहा है, जो देश के अंदर जो माइलस्टोन है उसका पर्यटन, या जिसको वो रिलीजियस पर्यटन कह रहे हैं वो पर्यटन। अब मैं यहां दो खास स्थितियों को लाना चाह रहा हूं जिसके ऊपर आज जोशीमठ, हल्द्वानी, हिमाचल, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, जिसके अंदर ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये विकास किस तरीके का है। ये विकास अगर आप और हम देखेंगे तो ये विकास हिंदी पट्टी के अंदर खास तरीके से एक इनका जो एजेंडा है उस एजेंडे को फोकस करके ये पूरे विकास की अवधारणा दी गई है, जिसके अंदर इनका मानना है कि अगर हिंदी पट्टी के अंदर ये मेजॉरिटी ले आएंगे तो उससे ये देश के अंदर रूल कर पाएंगे। मेरा इस पे स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि ये देश बहुसंस्कृत का देश है। इसके अंदर जब विकास की हम अवधारणा लेते हैं तो विकास की अवधारणा के अंदर विभिन्न जगह पे जो लाइवलीहुड के इश्यूज हैं उनको सेंटर करके ही हमेशा बजट बनाया जाता है। ये बजट बहुत सेंटर करके अपने वोटर को फोकस करके ये बजट बनाया गया है, जो बजट इस हिंदुस्तान के अंदर एक सर्वस्वीकार बजट नहीं हो सकता है। और ये बजट देश के अंदर ये जो बीजेपी का रूल है जिसमें हम एनडीए को शामिल भी करते हैं, ये एनडीए के बाकी जो धड़े हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयुक्त बजट नहीं है, क्योंकि जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे तो बड़े सवाल उनके सामने खड़े होंगे। एक आखिरी बात कह के मैं बातचीत को बाकी साथियों के साथ ले जाना चाहता हूं। अमृत, जिसको अमृत काल का नाम दिया गया, देश के 75 वर्ष आजादी के और अमृत काल की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेफेस है जिसको हम मानते हैं, ये बजट लगातार माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी, महिला, बैकवर्ड, इनके पक्ष में स्पष्ट रूप से कहीं कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि ये इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि जो इंटरिम बजट चुनाव के पहले लाएंगे उसके अंदर ये अपने मतों को लुभाने की कोशिश करेंगे। पूरा बजट हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो देश के अंदर आया है, पूरा एक जो शेयर मार्केट से लेके और जिस तरीके की गिरावट हम देख रहे हैं और जो इससे रुपए का उन्मूलन होगा, अगर उस नजरिए से अगर हम देखें तो ये इनके जितने भी इस बजट को बनाने में जो ब्यूरोक्रेट्स और इकोनॉमिस्ट रहे हैं वो यहाँ फेल्योर हो गए हैं, और ये बहुत तुरंत इसके अंदर बजट के अंदर बहुत से परिवर्तन किए गए हैं और परिवर्तन करके ये बजट तुरंत लाया गया है। ऐसी स्थिति में ये बजट देश के अंदर माइनॉरिटी, देश के अंदर बैकवर्ड, देश के अंदर युवा, देश के अंदर किसान, देश के अंदर मजदूर, इनके सवाल के ऊपर ये बजट मौन है और प्रतिगामी है। ऐसा बजट देश इस पूरी सरकार को कहीं से कोई एडवांटेज नहीं दे सकता है, बल्कि इसके खिलाफ एक व्यापक जनप्रतिनिधि संगठित होंगे और जो कृषि का हमारा क्षेत्र है उसको, कृषि के क्षेत्र को और संगठित मजदूरों के क्षेत्र को लेके ये एक बहुत प्रतिगामी बजट है, जिस बजट को लेके हम
सारे लोगों को इसकी आगे जो पूरा होगी विश्लेषण में जाना पड़ेगा और एक व्यापक इसके प्रतिरोध की स्थितियां हैं जो आगे हमें दिखाई देंगी। धन्यवाद राजीव। जी जी, बिल्कुल प्रतिरोध की स्थितियां हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो लास्ट सेंटेंस आपका है